चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे आज़ाद कोर्स के दूसरे सेशन में। आशा करता हूँ जितने भाई बहन साथी हमारे जूम पर भी और जो मैं आप सबको पता है कि इस सेशन को इसकी एक श्रृंखला हम जो बनाने जा रहे हैं, इस श्रृंखला को पूरी तरह से रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ताकि जो लोग जूम पर नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ये सब डिटेल्स मिले। इसलिए साथियों हमने ये जो हमारे सेशन है इनको रिकॉर्ड भी करना शुरू किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन साथी पहले तो इस लाइव सेशन में आना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हम बातचीत भी कर पाते हैं, यहाँ पर हम सवाल जवाब भी कर पाते हैं। कोई समस्या है तो समस्याओं को हम एक दूसरे में बांट भी सकते हैं। हम YouTube पर वीडियो देखकर शायद कुछ चीज़ें समझ जाए, सीख जाए, लेकिन लाइव सेशन में हमारी बातचीत हो पाती है। इसके कारण से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ये सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ साथियों। हम आज़ाद कोर्स के माध्यम से आज ये हमारा सेकंड दिन है और आज़ाद कोर्स के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं अपने जीवन को निरोगी बनाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज़ाद का जो लॉन्ग फॉर्म है आरोग्य संजीवनी, जीवन समृद्धि, आयुर्वेदिक और दिव्य चिकित्सा, इसका क्या मतलब फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में मैंने बात की थी साथियों। कम से कम आप 100 साल तक निरोगी जीवन जी सकते हो इस आज़ाद कोर्स के करने से। यानी कि आप 100 साल तक निरोगी जीवन का मतलब क्या है? देखिए, जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है गोलियां खा खा कर जीना और एक तरीका होता है पूरी तरह से सशक्त और निरोगी जीवन जीना। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल तक तो जी जाते हैं लेकिन रोज उनको गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन ये जो हमारा आज़ाद कोर्स है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आज़ाद कोर्स करने से और इसमें जो भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, इनको अगर हम अमल में लाए तो 100 साल तक कोई भी इंसान अपने जीवन को आसानी से जी सकता है। तो बढ़ते आगे। तो साथियों, अगर हमें 100 साल तक निरोगी जीवन जीना है तो हमें क्या क्या करना होगा, अगले 60 दिनों में हम लोग सीखने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस आज़ाद कोर्स के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी आप लोगों को सिखाई जाने वाली है, इसमें मैंने आपको बताया दिव्य चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा। उसके बाद में आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, इस तरह के टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जीवन में कभी भी किसी भी गोली को बिना खाए आप आराम से 100 साल तक जीवन जी सकते हो। यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ये मेरा अपना खुद का 15 साल का अनुभव है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये मिशन शुरू करने के पीछे का और मेरे खुद के वैद्य बनने के पीछे का कारण मैं आप लोगों को समझाऊं साथियों, ताकि आपको पता रहे कि मैं कोई थेरोटिकल डॉक्टर नहीं हूँ, थेरोटिकल इंसान नहीं हूँ कि बस लोगों को पैसे कमाने के लिए 2 डिग्रियाँ लेने के बाद में ये सब ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, ये सब ज्ञान बता रहा हूँ। साथियों, मुझे अभी साल याद नहीं है, लेकिन आज से करीब करीब 16-17 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुआ ऐसे कि मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी था, मैं भी आपकी तरह एक जनरल आदमी था और आप ही की तरह मैं एक जीवन जी रहा था। लेकिन मेरे जीवन में एक डिजास्टर आया, एक ट्विस्ट आया कि मुझे पैरालिसिस हो गया। मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली मेरी उम्र कितनी रही होगी उस वक्त, शायद 25 साल की, 27 साल की कुछ होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
लेकिन मुझे मुंह का पैरालिसिस हो गया। मेरा जो चेहरा है ये चेहरा टेढ़ा हो गया। और फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरी गोलियां वगैरह देकर मुझे उसमें से राहत मिल गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मेरी उम्र तो पैरालाइज होने लायक नहीं है, मेरी उम्र तो बीमार होने लायक नहीं है। उस वक्त मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। आप ही की तरह कुछ भी खाना, कितना भी खाना, रोज आइसक्रीम खाना, और रोज मजे से पानी पूरी खाना, रोज मजे से मतलब जो मन में आए वो करते रहना, ऐसे ही जीवन में जी रहा था। जब मुझे पैरालिसिस हो गया तो मैं समझ नहीं पाया। वैसे तो मैं बचपन से जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, व्यायाम करना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन फिर भी मुझे पैरालिसिस हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतनी कम उम्र में और एक्सरसाइज करने के बाद में भी, जिम में जाने के बाद में भी मुझे पैरालिसिस कैसे हो सकता है। तो एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि सर आप अगर, क्योंकि मैं मार्केटिंग क्षेत्र में था, मेरे कई सारे लोगों से मतलब रोज मिलना होता था, मीटिंग्स होती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको जो पैरालिसिस हुआ था, अगर आप फिर से ये ना हो या फिर आपका जीवन अगर सही रहे तो आपको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और शुरू से बचपन से मेरी सीखने की तरफ बहुत रुचि रही है साथियों। इसके कारण से फिर मैंने आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा ढूंढना शुरू किया, समझना शुरू किया, और मुझे उसमें इतनी रुचि आने लगी कि मैं इसमें नाड़ी चिकित्सक वैद्य बन गया। और शायद मैंने 2 साल तक इसका स्टडी किया। 2 साल तक मैंने इतना ज्ञान इसके अंदर प्राप्त कर लिया कि मैं अपनी सब समस्याओं को तो ख़त्म कर चुका था। लेकिन कोई मेरे पास आता था, अगर वो मुझे बोलता था समस्या, तो मैं उनको जब चिकित्सा बताता था, उनको जब मैं ट्रीटमेंट बताता था, तो वो लोग भी ठीक होने लगे। और बाद में लोगों ने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि सर आप अगर लोगों को ठीक कर सकते हो तो आपको एक क्लिनिक खोलना चाहिए और आपको लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा की समस्या आप सब जानते हैं। मैंने कल भी कहा था कि एलोपैथी चिकित्सा में बीमारियों का इलाज नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। और इसी कारण से मैंने फिर लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया, लोगों के मार्गदर्शन करना मैंने लोगों को शुरू किया, मेरे व्याख्यान होने लगे। इस तरह से कई सारी फिर गतिविधियां आगे बढ़ गई साथियों। और फिर मैंने क्लिनिक डाला, नाड़ी चिकित्सा शुरू की। यानी कि इसके पीछे का जो सही या मैं कहूँगा कारण है वो है, मैं खुद जो बीमारी मुझे लगी थी, मैं पैरालाइज हो चुका था, इसी कारण से ये मैंने शुरुआत की थी। और मजे की बात ये एक बताऊं साथियों, ये जो 15-17 साल गुजरे हैं, उसके बाद में जीवन में कभी भी मुझे ना तो बीपी हुआ ना शुगर। आप सोच सकते हो 25-27 साल में अगर मुझे पैरालिसिस हुआ था, तो आज 15-17 साल के बाद तो मुझे क्या क्या बीमारी लगती। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ना मुझे कोई गोली खानी पड़ती है, ना कोई दवा खानी पड़ती है। मैं न कभी बीमार गिरता हूँ, ना कभी मुझे बुखार होता है। हाँ, कभी अगर मैं बाहर बहुत ज़्यादा घूमूं, एक्सर्शन अगर मेरा हो जाए तो थोड़ा, और कहीं अगर वायरल वगैरह हो जाए तो तकलीफ होती है थोड़ी बहुत। लेकिन मैं खुद वैद्य होने के कारण, और आप सबको पता है, करीब करीब सब बहुत सारे भाई बहनों को पता है कि हमारा ज्वर काढ़ा है, उसको अगर मैं 3 बार भी ले लूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। यानी कि कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि मेरे उम्र के, मेरे स्कूल के कई, मैं लड़के नहीं बोल सकता हूँ, आदमी, क्योंकि मैं अभी लड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ के जो स्कूल में पढ़ने वाले जो भी मेरे साथी थे, उसमें से कई लोगों को बीपी है, कई लोगों को शुगर है, कितने सारे लोगों के हार्ट अटैक आ चुके हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी कई भयानक चीज़ें मेरे साथ के लोगों की हुई है साथियों। और मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10-15 साल का ही युवक हूं। इतना सशक्त और इतना
बेहतरीन मुझे लगता है साथियों। और मैं क्या चाहता हूं, ये जो मैंने आज़ाद कोर्स आप लोगों को यहाँ पर सिखाने का प्रयास चालू किया है, तो इसके पीछे का भाव एक ही है कि जिस तरह से मैं अपने आप को सशक्त बनाना चाहता हूं या मैंने बना लिया है, ऐसे में भारत के हर व्यक्ति को सशक्त बनाना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है, आप माने या ना माने, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूं या आने वाले समय में जिस तरह से मैं लाइफस्टाइल अपना बनाने जा रहा हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कम से कम 125-150 साल तक आराम से जी जाऊंगा। और मेरा यकीन मानिए, मैं चाहता हूं कि भारत का हर इंसान, कम से कम भगवान ने हमें जितनी आयु नेचुरल रूप से दी हुई है, आपको पता होगा नहीं पता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इंसान की जो औसत आयु होती है ये 100 साल की होती है। जैसे हर सजीव की अपनी एक औसत आयु होती है, वैसे इंसान की आयु जो होती है, एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो 100 साल की होती है। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से कुछ लोग 1 महीने का जन्म होने के 1 महीने 2 महीने के बाद ही मर जा रहे हैं। कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 25, कोई 50, कोई 60, 100 साल तक। तो शायद अभी 2000 मतलब 21वीं सदी में तो शायद 100 साल का कोई मुंह भी देख नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने कल ही कहा, हम जो खा रहे हैं वो पूरा जहर खा रहे हैं, और इसी के वजह से हम लोग साथियों अपने कुदरती आयु को जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, अगर आप आज़ाद कोर्स के हर पॉइंट को नोट करेंगे, आज़ाद कोर्स के हर पॉइंट को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तो आप आराम से 100 साल तक निरोगी जीवन जी सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को एक भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए, अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हो, सशक्त जीवन जीना चाहते हो। आई होप साथियों कि आप ये मेरी बात अच्छे से समझ पाओगे। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, जो बीमारियां हमें कम उम्र में ही अपनी जान ले रही है, भारत के युवाओं की जान ले रही है, भारत की बहनों की। आपको पता है, हर 16 सेकंड में भारत में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मेरा आपका अपना खुद का आंकड़ा नहीं है। हर 16 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से अगर मर रहा है, तो आप सोचिए कि भारत की दशा आने वाले समय में क्या हो सकती है। और मैं चाहता हूं ये दशा बदले, ये स्थिति बदले, इसीलिए इस आज़ाद कोर्स का हमने निर्माण किया है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कम उम्र में इंसानों की जान ले रही है, उन कुछ बीमारियों का नाम मैं आप लोगों को गिनाता हूं। हालांकि मैं इनको बीमारियां नहीं मानता हूं। मैंने पीछे भी एक रिकॉर्डेड सेशन भेजा था कि बीमारी कुछ अलग होती है और भ्रम फैलाया जाता है लोगों को लूटने के लिए। वो कौन सी बीमारियां मार्केट में बोली जाती है, उसमें से आपको बताऊं मैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, संधिवात है, आमवात है, दमा है, अस्थमा है, कैंसर है। इस तरह की जो बीमारियां, जिनको एलोपैथी चिकित्सा में कहा जाता है कि ये कभी जीवन में ठीक होती ही नहीं, गोलियां खाते रहो और इन बीमारियों को बस कंट्रोल करते रहो। आपको एक सच्चाई बताऊं, आप इस बात पर यकीन करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन सच्चाई यही है, इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, लोग इतने सारे मर रहे हैं इनसे, तो ये बीमारी कैसे नहीं हुई? ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी का परिणाम है। मैंने उदाहरण के माध्यम से बहुत बार मेरे व्याख्यानों में समझाने का प्रयास किया है। एक प्रैक्टिकल और एक प्रैक्टिकल बोलने से एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान के चलिए आपके घर में फैन चल रहा है, आपके घर में फ्रिज चल रहा है, आपके घर में टीवी चल रहा है, आपके घर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ अलग अलग डिवाइसेस काम कर रहे हैं।
तो ये मतलब कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है इसके माध्यम से ये चलते हैं। और ये हमने कोई कनेक्शन लिया हुआ होता है, उसमें बाहर एक मीटर बिठाया होता है, उसके बाद में एक मेन स्विच बिठाया होता है और वहां से ये सप्लाई हमारे पूरे घर में फैला हुआ होता है और वहां पर ये सब चल रहे होते हैं। सोच के देखिए, अगर आपका मेन स्विच, मीटर के साइड में जो मेन स्विच होता है वो अगर कट जाए, जल जाए, तो क्या घर में फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा, टीवी चलेगा, कुछ चलेगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। अब मेरा सवाल ये उठता है, मतलब पूछना है आपसे, मान के चलिए फ्यूज चला गया और आपके घर का फैन घूमना बंद हो गया। अब आपने मैकेनिक को बुलाया और उस फैन को रिपेयर करने का प्रयास किया। क्या वो फैन रिपेयर होगा? क्या वो फैन फिर से घूमना शुरू करेगा? तो जाहिर से बात है नहीं। आपने उस फैन को खोल के मैकेनिक को दिया, मैकेनिक ने उसको रिपेयर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं होगा। फ्रिज का भी वही होगा, टीवी का भी वही होगा। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? मीटर के मेन स्विच में। आप उसको रिपेयर कहाँ कर रहे हो? फैन के अंदर। रिपेयर कहाँ कर रहे हो? उस डिवाइस के अंदर। तो वो कभी भी सुधरेगा नहीं। आसान क्या है? फ्यूज डाल दीजिए, पूरे घर का लाइट शुरू हो जाएगा, तो फैन अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज है बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस के बारे में। प्रॉब्लम कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। प्रॉब्लम बीपी नहीं है, प्रॉब्लम शुगर नहीं है, प्रॉब्लम थायराइड नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन गोलियां उन्हीं चीजों के लिए खिलाई जा रही है। और आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो उसकी जो जड़ है साथियों, उस जड़ को अगर आप ठीक कर दे तो ये सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। अब सोच के देखिए, जब मुझे पैरालिसिस हुआ था, डॉक्टर ने मुझे जो गोलियां दी होगी, अगर मैं उस गोलियों के सहारे अगर अब तक जी रहा होता, शायद मुझे अब तक शुगर भी चालू हो चुका होता, ब्लड प्रेशर भी मेरा बढ़ चुका होता, शायद हार्ट का भी कोई मुझे स्ट्रोक आ गया होता। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद चिकित्सा समझा, आयुर्वेद चिकित्सा सीखा, और मैंने जब मेरे शरीर के अंदर जो मेन स्विच है उसको जब मैंने रिपेयर कर लिया, तो मेरी सब बीमारियां खत्म हो गई। आप सोचिए, किसी को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो ब्लड ठीक हो जाता है, इसके कारण से पैरालाइज हो जाता है वो इंसान, तो उसको खून को पतला बनाने के लिए जीवन भर के लिए गोलियां खिलाई जाती है। आप देखिए, किसी को अगर कोई अगर पैरालाइज हो जाए तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ेगी। लेकिन अभी मुझे ना कोई गोली खानी पड़ रही है, ना कोई दवा लेनी पड़ रही है। तो इसके पीछे का एक ही कारण है साथियों, मेन स्विच जो मेरा खराब हुआ था उसको मैंने रिपेयर कर लिया, तो बाकी के घर के सभी डिवाइसेस जो है वो ठीक हो गए। तो आजाद कोर्स के माध्यम से हम यही करने वाले हैं। तो साथियों, आप बोलेंगे फिर क्या कारण है? बीपी का क्या कारण है? शुगर का क्या कारण है? थायराइड का, हार्ट अटैक का, पैरालिसिस का मेन स्विच क्या है? मेन कारण क्या है? तो मैंने कई बार मेरे व्याख्यानों के माध्यम से कहा है, मेन कारण है आपके शरीर का खून का गाढ़ा होना। बीपी कब होता है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को आगे चल के ये सब चीजें बताऊंगा। जब हमारी आयुर्वेद चिकित्सा की बात चालू होगी तो मैं उस वक्त आपको बीपी का मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब क्या होता है, थायराइड का मतलब क्या होता है, हर चीज का डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगा। क्यों होता है ब्लड प्रेशर, क्यों बढ़ता है ब्लड प्रेशर, क्यों आता है हार्ट अटैक, ये चीजें मैं आपको इतनी सटीकता से विश्लेषण दूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप उसको ठीक भी कर ले घर के घर पर। तो कारण एक ही बताता हूं, मेन स्विच क्या है? मेन स्विच है खून का गाढ़ा होना। जिस व्यक्ति का खून गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा मतलब क्या होता है, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपके शरीर के टॉक्सिन्स बढ़ गए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है। और खून अगर गाढ़ा हो जाए तो फिर आपको बीपी भी होना स्वाभाविक है, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, संधिवात, आमवात, दमा, अस्थमा, ये सब बीमारियां होना स्वाभाविक होती है। तो हमें करना यह है कि हमारे खून को हमेशा नेचुरल रखना है। हमारे खून को हमेशा, जैसे हमारा जन्म हुआ था,
जिस लिए जन्म हुआ था, तो भगवान ने हमें जो खून दिया था उस खून के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज हमें नहीं डालनी है जिसके कारण से हमारा खून गाढ़ा हो जाए और हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है उसमें कोई बीमारी खड़ी हो जाए। और साथियों, एक ही ये प्रॉब्लम अगर आप समझ जाए कि खून गाढ़ा नहीं होने देना है, तो 100 साल तक आप लोग आसानी से जीवन जी सकते हो, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है। किसी को कोई घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई बीपी नहीं होगा, किसी को शुगर नहीं, किसी को पैरालिसिस नहीं होगा, ना किसी की किडनी खराब होगी, ना किसी का लिवर खराब होगा, कुछ नहीं होगा। बस करना क्या है, खून के अंदर कचरा जमने नहीं देना है। अब आप बोलेंगे सर खून में कचरा कैसे जमता है? कचरा मतलब क्या होता है? कचरा मतलब होता है टॉक्सिन्स, कचरा मतलब होता है एसिड्स, कचरा मतलब होता है केमिकल, कचरा मतलब वो ये काड़ी कचरा ये नहीं जाता है हमारे शरीर में। मैंने उस दिन एक अपने व्याख्यान में कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ भाई बहन अगर थे उस सेशन में, कि देखिए पानी के अंदर आप अगर पानी ले रहे हो और पानी के अंदर अगर आपने रंग डाल दिया, कोई कलर डाल दिया, अब कौन से छन्नी से छानकर आप उस कलर को निकाल सकते हो? सोचिए एक बार इस बात को। एग्जैक्टली खून गाढ़ा होना मतलब जैसे पानी के अंदर कलर डालने जैसा होता है। अब उसको किसी भी चन्नी से, किसी भी, जिसको गाड़नी बोलते हैं मराठी में हम लोग, छानने का प्रयास करेंगे तो क्या वो कलर बाजू में हो सकता है? एग्जैक्टली अपने खून में भी हम लोग कलर की तरह ही कुछ केमिकल मिला रहे हैं जो बाहर निकालने में किडनी भी असक्षम रहती है। और इसी कलर की वजह से, यानी कि इसी केमिकल की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती है। तो आयुर्वेद शास्त्र साथियों हम लोगों को सचेत करता है कि हमारे शरीर का खून जीवन में कभी गाढ़ा ना हो, इसके लिए हमें कौन से रास्ते आजमाने हैं उनके बारे में हम लोगों को सीखना है। तो मैं आजाद कोर्स में आप लोगों को ये सब टेक्निक सिखाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा। मैं हमेशा अपने व्याख्यानों में कहता हूं, सेशनों में कहता हूं, सुनने से कुछ नहीं होता, आपको उसका आचरण करना होगा। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, हम सुन तो लेते हैं, हम कुछ चीजों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं कर पाते हैं। और आचरण के बिना तो जीवन में कुछ नहीं होता। मैंने पिछले हमारे सेशनों में कहा था, मान के चलिए आप गाड़ी चलाना सीख गए, तो गाड़ी चलाते समय जो आपके गुरु ने आपको सिखाया होगा कि सामने जब कोई आदमी आ जाए या कोई व्हीकल आ जाए तो ब्रेक दबाना, ऐसा आपको अगर सिखाया हो, और आपने आईन समय पर जब कोई सामने आ जाए और ब्रेक नहीं दबाया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होगा। एग्जैक्टली यही आजाद कोर्स में अगर आप लोगों को कोई टेक्निक सिखाया गया है, आपका खून कभी गाढ़ा ना हो, शरीर में केमिकल ना जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका आचरण भी करना होगा। चलिए तो बढ़ते आगे। तो साथियों, खून गाढ़ा जीवन में कभी भी ना हो और हम लोगों को जीवन में कोई बीमारी ना आए, इसका आयुर्वेद शास्त्र में जो विज्ञान लिखा गया है उसमें का बहुत सारे विज्ञान हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें से सबसे जरूरी चीज जो मेरे गुरु के माध्यम से मैंने सीखी है, मैं पहली चीज आप लोगों के सामने आज बताने जा रहा हूं। आज से हमारा सेशन हमें एजुकेट करने वाला है अपने बीमारियों से जीवन भर शरीर को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें से पहला जो अध्याय हमारा शुरू होता है, उस पहला अध्याय का पहला चरण, हालांकि मुझे मेरे गुरु ने जो सिखाया था, संस्कृत के माध्यम से सिखाया था, लेकिन मैं आप लोगों को अपने हिंदी में ही उसको समझाऊंगा ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। उनका पहला जो सेंटेंस था वो है, जिस भोजन को बनाते समय
पवन का स्पर्श और सूरज का प्रकाश ना मिले वो शरीर के लिए जहर है। कितनी सादी लाइन है, कितनी सिंपल लाइन है। जिस खाने को पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो खाना हमारे लिए जहर माना गया है आयुर्वेद शास्त्र में। अब कहने के लिए तो ये लाइन बहुत इजी है, लेकिन इसका विश्लेषण अगर हम लोग अच्छे से समझ ले तो मुझे ऐसा लगता है तब हमें क्लियर होगा कि हमें क्या करना चाहिए। पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब क्या है कि हम जब खाना बनाते हैं ये दोनों चीजें उस खाने में मिलनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है ताकि मैं इसका विश्लेषण थोड़ा सा अच्छे से कर पाऊं। मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, हम खाना क्यों खाते हैं? इसका जवाब मैं जो नए लोग हैं उनसे लेना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर प्रज्वला मैम है, प्रज्वला मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप बताए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, 1 मिनट में बताए हम खाना क्यों खाते हैं, कृपया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारे शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए और शरीर चुस्तिला फुर्तीला रहने के लिए हम खाना खाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए और हम लोगों को जो काम करना पड़ता है उसके लिए जो स्फूर्ति लगती है वो स्फूर्ति हमें मिलनी चाहिए, इसके लिए हम खाना खाते हैं। बहुत बेहतरीन। बोर्डे मैम है, बोर्डे मैम से रिक्वेस्ट है, मैम हम खाना क्यों खाते हैं आपके दृष्टि से आप बताएं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम। पोटाला भूक लागते, आपल्या कामात उत्साह यावर पोटात जर पडल्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही। जेवण फार आवश्यक आहे। जेवण पूर्णपणे गळून जातो, एनर्जी तत्वाचं जेवण आवश्यकच आहे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यानी कि आपका भी जवाब वही है। वैसे तो आपने बताया कि पोटाला भूक लागते म्हणून जेवावं लागतं। एक्चुअल हमें अगर भूख नहीं लगती तो शायद हम खाना ही नहीं खाते, जाहिर सी बात है। तो बहुत बेहतरीन जवाब है। तो साथियों, 2 बहनों को हमने यहाँ पर पूछा है कि हमें खाना क्यों खाना होता है, तो सीधा सा उसका मतलब ये उन्होंने कहा कि हमें एनर्जी लगती है, एनर्जी। और उस एनर्जी को लेने के लिए, क्योंकि हमें अगर काम करना है, ड्यूटी करनी है, कोई दुकान चलानी है, बिजनेस करना है, बात करनी है, तो एनर्जी तो लगेगी ना। तो एनर्जी पाने के लिए हम लोगों को खाना खाना पड़ता है, ये सिंपल बात है। अब समझिए मेरी बात को, मैं आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। जाहिर सी बात है, अगर हमें एनर्जी लेनी है तो खाना खाना है, लेकिन ये एनर्जी हम लोगों को जो मिलती है खाने के माध्यम से, वो कैसे मिलती है ये हमें समझना जरूरी है। मान के चलिए हम खाना कहाँ से बना रहे हैं, मैंने कल भी बताया था। हम क्या खाते हैं? हम अनाज खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, इस तरह की कोई चीज खाते हैं। तो उसके अंदर कुदरती रूप से जो एनर्जी उसने जमीन के अंदर से, जैसे हम कोई अनाज ले रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, गेहूं की चपाती खा रहे हैं, तो गेहूं ने क्या किया, 4 महीने तक जमीन के अंदर से कुछ एनर्जी को कंजम्पशन किया, जमीन के अंदर से कोई एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, और उस अनाज को, उस गेहूं को, उस चावल को, उस दाल को हमने क्या किया, घर में लाया, उसको पीसा, उसके बाद में उसकी रोटी बनाई और उस रोटी को हमने खाया। तो हमारे शरीर में ऊर्जा आई, क्यों? उसने कुदरती रूप से वो ऊर्जा ली हुई थी। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र क्या बोलता है, जिस खाने को पकाते समय सूरज का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना हो, उस खाने को, वो खाना हमारे शरीर के लिए जहर माना गया है। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। एक श्लोक है, जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। ये संस्कृत का श्लोक है, इसको मैं अनुवादित करता हूं, ट्रांसलेट करता हूं।
जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते का मतलब यह होता है कि जो जीव, देखिए साथियों, इंसान अगर जीवित है तो उसको खाना जीवित ही खाना होगा। मरा हुआ खाना इंसान अगर खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। ये मतलब है उस श्लोक का, उस लाइन का। यानी कि जब कोई जीव जीवित होता है और वो जब दुनिया से चला जाता है तो वो अपने शरीर में उसने अपने जीवन भर में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया था, एनर्जी को अपने आप में जब उसने स्थित किया था, वो एनर्जी वो दूसरे जीव के लिए अर्पित करके मरता है। जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। गेहूं क्या है? एक सजीव चीज है, एक जीव है। अरहर क्या है? एक जीव है। चावल क्या है? एक जीव है। मेथी क्या है? एक जीव है। क्योंकि जीवित का मतलब क्या होता है? जो जन्म लेता है और मरता है वो जीवित होता है। हर गेहूं का पेड़ जन्म लेता है और एक दिन वो मरता है और अपने मतलब कुदरती एनर्जी को अपने आप में एब्जॉर्ब करता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अंदर जो स्टोर हुई एनर्जी है वो हमारे शरीर को अर्पित करके जाता है। उदाहरण के माध्यम से और एक, जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। मान के चलिए कोई मांसाहार कर रहा है, कोई नॉनवेज खाता है, तो सोचिए अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज खाते समय क्या हम मारी हुई मुर्गी खाते हैं या मरी हुई मुर्गी खाते हैं? एक बार इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक मुर्गी मरी हुई पड़ी थी 15 दिन पहले और उसको किसी ने खा लिया। ऐसे कभी नहीं होगा। उस मुर्गी को किसी ने मारा होगा, उसका मांस बेचा होगा, तभी आपने खाया होगा। यानी कि मरी हुई चीज कभी भी खाई नहीं जाती। हां, मारी हुई चीज खाई जा सकती है। उसी का मतलब है जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। यानी कि एक जिंदा चीज, वो गेहूं हो, वो चावल हो, वो दाल हो, वो सब्जी हो, वो फल हो, कोई भी चीज, जब तक उसके अंदर जीव है, एनर्जी है, तब तक ही उसको खाकर आप जीवित रह सकते हो। अब आते हैं आयुर्वेद के श्लोक पर कि जिस खाने को पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम कभी बिना, पवन का मतलब क्या होता है? हवा। पवन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या हम बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं? तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं। प्रयास करके देखिए, अपने नाक को दबा के रखिए, मुंह को दबा के रखिए, 2 मिनट के बाद हम मर जाएंगे। इसका मतलब है पवन के बिना, यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है। सूर्य के प्रकाश के बिना हम कुछ दिन तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर कोई सजीव जन्म ही नहीं लेता। आपको पता होगा हमारे जैसे इस सूर्यमाला में कई ग्रह हैं। सूर्यमाला मतलब हमारा जो सूरज है, उस सूरज के 9 ग्रह है। आपने सुना होगा 9 ग्रह होते हैं। तो इन 9 ग्रहों में कि कहीं पर भी जीवित सृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो नहीं है, जो हमारे पृथ्वी पर है। तो साथियों, सूरज का प्रकाश और पवन का स्पर्श, ये 2 चीजें जहां पर नहीं होती है वहां पर जीवन पनप नहीं सकता। और आप जानते हो या नहीं जानते हो, सूरज का प्रकाश तो कई ग्रहों पर पड़ता है, लेकिन वहां पर पवन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि पवन और ऑक्सीजन, यानी सूरज का प्रकाश और ऑक्सीजन दोनों चीजें जहां पर है वहां पर ही जीवित सृष्टि जी सकती है। अब आते हैं खाना पकाने के बारे में बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हम जो खाना पका रहे हैं वो खाना हम कब और कैसा पका रहे हैं उसका हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रात के 10 बजे भी खाना बना रहे हैं,
रात के 8 बजे भी खाना बना रहे हैं, रात के 11 बजे भी खाना बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं, तो वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं। आप इस बात को माने या ना माने, और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम 21वीं सदी में या 20वीं सदी में सुशिक्षित बन चुके हैं, पढ़े लिखे लोग बन चुके हैं। इसलिए हम लोग जॉब करते हैं, और वो जॉब करने के लिए हम लोगों को शायद समय नहीं है खाना पकाने के लिए और खाने के लिए, इसलिए हम लोग कभी भी पकाकर कभी भी खाते हैं। अब ऐसी गलती अगर करेंगे, और आयुर्वेद शास्त्र अगर ऐसा बोल रहा है, जिस खाने को पकाते समय सूरज का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हो रहा है, तो वो खाना जहर समान है। सीधा सा मतलब है, जो खाना सुबह सूरज उगने से पहले बन रहा है या रात सूरज डूबने के बाद पक रहा है, वो खाना जहर समान है। और वो अगर आप लोग खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है, वो जहर जो तैयार हुआ है वो शरीर में जाएगा, और वही जहर आपके खून को गाढ़ा बनाएगा, और खून अगर गाढ़ा बन जाता है तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, कैंसर होना ही होना है। अब आप इस बात को माने या ना माने, इसी कारण से भारत देश में मैंने कल जो एनालिसिस आप लोगों को बताए थे कि 10 करोड़ लोगों को शुगर हो चुका है, 20 करोड़ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, करीब करीब 12-13 करोड़ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, करीब करीब 50 करोड़ लोगों को तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ये एसिडिटी मतलब क्या है? जहर पेट में बनने के कारण ही तो एसिडिटी हो रही है। मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था, 80-85% लोग भारत देश में बीमार है। किसी को कोई और है तो किसी को कोई और है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि पुराने जमाने में आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश जिस खाने को पकाते समय मिलता था, वही खाना खाया जाता था। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, तो हम अपने हिसाब से हर चीज को देखते हैं। और इसी कारण से साथियों, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो जहरीला है, उसके अंदर विष बन चुका है, और वही विष जब शरीर में आता है तो उस विष को, क्योंकि ये विष ऐसा विष होता है जो कुदरती रूप से बनता है, ये ऊपर से डाला हुआ नहीं है, तो ये किडनी भी इसको साफ नहीं कर पाती है, किडनी भी इसको स्वच्छ नहीं कर पाती है। और ये जब शरीर में बढ़ जाता है तो इसी को कहा जाता है टेक्निकल भाषा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। उसको एलडीएल बोला जाता है, वीएलडीएल बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल, ये जहर जब खून में चला जाता है तो खून, शरीर के अंदर जो ऑर्गन है हमारे, फिर वो हमारे शरीर में हार्ट होगा, वो हमारी किडनी होगी, हमारा लीवर होगा, हमारा ब्रेन होगा, हमारा जो भी हमारे शरीर में ऑर्गन काम करते हैं अलग अलग, उनको ये डैमेज कर देता है। और इसी कारण से हम लोगों की 15 साल में कैंसर से मौत हो रही है, 20 साल में हार्ट अटैक से मौत हो रही है। कल मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर आया था, शायद मैंने उसको शेयर नहीं किया। एक बच्ची भाषण दे रही थी, 12वीं कक्षा की बच्ची थी शायद, पोडियम के आगे खड़ी होकर भाषण दे रही थी। शायद किसी जयंती का भाषण चल रहा था या कोई भाषण चल रहा था, कुछ 5 मिनट का या कितने समय का था, मैंने याद नहीं मुझे। और वो पोडियम के सामने भाषण दे रही थी, अचानक वो गिर गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम जो गलती कर रहे हैं उसके परिणाम अभी हम लोगों को दिखना शुरू हो चुके हैं। तो आज का संदेश यही है, पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश खाना बनाते समय अगर मिल नहीं रहा है आपके परिवार के खाने को, तो आप खाना नहीं खा रहे हो, आप खा रहे हो जहर। अब इसको आपको कैसे बदलना है उसका मैं कल बात करूंगा। इसमें और विश्लेषण है, कल मैं कुछ डिवाइसों की बात करूंगा, कल मैं कुछ बर्तनों की बात करूंगा। जैसे आपको पता है, पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, ये तो ठीक है कि हम दिन
उगने के बाद और दिन ढलने से पहले हमें खाना बनाना चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे मैं कल बात करूंगा। हम आजकल पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश न मिले तो कौन सा बर्तन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कुकर बोला जाता है, कुकर। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में जहर परोस रही है हमारे लिए, तो उसके बारे में मैं कल बात करूंगा। तो साथियों, आज समय खत्म होता है, इसलिए मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। आज का संदेश यही है, सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जिस खाने को ना मिले वो खाना जहर होता है। इसका मतलब यही है कि खाना सुबह दिन उजाड़ने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है उनको ड्यूटी पर जाना पड़ता है, इसलिए वो सूर्य उगने से पहले ही खाना बना लेते हैं या ड्यूटी पर आने के बाद में खाना पकाकर खाते हैं रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी। और इसी कारण से लोगों में ये भयानक बीमारियां बढ़ रही है। तो आई होप आज जो मैंने बात आप लोगों के सामने रखी है, 60 दिन में आप लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलेगा, शायद जीवन में आप लोगों ने कभी भी ये बातें सुनी नहीं होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन भी सेशन को मिस ना करें और अपने ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो हमारे आज़ाद कोर्स के ग्रुप में लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में बुलाए। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।